नमस्कार, मैं हूं नगमा और आप देख रहे हैं गोलमेज ओआरएफ की खास पेशकश। इस नए साल में हम आपके सामने मौजूद हैं इस पहले अंक के साथ गोलमेज के, और देखेंगे कि इस साल में अब तक क्या हुआ है जो पिछले बीते साल से अब तक चला आ रहा है। उसी के हिसाब से दुनिया में जो सामरिक बदलाव आएंगे, जो राजनीतिक बदलाव आएंगे, वो उसी से आगे बढ़ेंगे। मसलन यूक्रेन और रूस की जो जंग जो अब तक जारी है और इसको लगभग 1 साल होने को आए हैं, फरवरी 24 को 1 साल हो जाएंगे। तो वहां क्या चल रहा है ये देखेंगे, भारत के पड़ोस में क्या हो रहा है इस पे बात करेंगे। और मेरे साथ इस बार खास मेहमान हैं विक्रम सूद। बहुत बहुत स्वागत है आपका विक्रम सूद साहब, और धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद बुलाने के लिए। शुक्रिया। हमेशा दिलचस्प होता है आपसे बात करना, खास करके अगर हम अपने पड़ोसियों की बात करें जैसे कि पाकिस्तान। बहुत दिलचस्प खबर आई हाल के दिनों में कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ जो यूएई के दौरे पे थे, वहां उन्होंने बात करते हुए कहा कि हम भारत के साथ बातचीत को लेकर गंभीर हैं, हम सीरियस और सिंसियर टॉक करना चाहते हैं। हमारे मुल्क ने 3 युद्ध देखी है और हमें पता है कि इससे कुछ हासिल नहीं है। तो एक तो वो ये सब कुछ कह रहे हैं, क्या इसमें सेना की सहमति होगी? अब पाकिस्तान में खुद इसका क्या असर होगा? एक तो ये मुद्दा मैं आपसे समझना चाहूंगी कि क्यों उन्होंने ऐसा कहा यूएई में जाकर। यूएई और भारत के रिश्ते जो हैं वो अच्छे हैं, वो यूएई की मध्यस्थता चाहते हैं इसमें, तो क्या उनका मकसद रहा है? अभी मेरे जहन में तो ऐसा लगता है कि शहबाज शरीफ गए थे उधार लेने, और आपने वो वीडियो भी देखा होगा जहां कह रहे हैं कि मैं गया था, मैं शेख से मिला, फिर वो मेरे को अलग कमरे में ले गए, मैंने हाथ जोड़ के विनती करी कि कुछ पैसा दे दो, तो उन्होंने 1 बिलियन दे दिया। ये वीडियो मैंने देखा है। एक तरफ उनको ये है कि कहीं से मिल जाए, फिर आप शो करना चाह रहे हैं कि मैं बड़ा रीजनेबल लीडर हूँ, रीजनेबल मुल्क का, और मैं दोस्ती और अमन चाहता हूँ। और ये हमारे को नहीं कह रहे, ये वेस्ट को कह रहे हैं, जो उनके खास डोनेशन जो देंगे उनको कह रहे हैं। शायद सऊदी को भी कह रहे हूँ, बट प्राइमरी एम इज टू टेल टू यूएस के आप देखिए, हम जैसा आप कह रहे हैं हम कर रहे हैं, हम दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं। अगले दिन फिर वो आ गया, उसका करेक्शन आ गया कि नहीं ना, कश्मीर के बिना कुछ बात नहीं होगी, वो लोकल के लिए है, लोकल कंजम्पशन के लिए था कि देखिए साहब हम इस मुद्दे से नहीं हटने वाले, हम डूब जाएंगे पर नहीं हटेंगे। तो ठीक है, हमारे लिए तो इसमें कुछ नहीं है, हमारे लिए कोई इसमें हमको क्या मिल रहा है, हमको क्या ऑफर कर रहे हैं कि हम दोस्ती करें? मेरे को अपना नेशनल इंटरेस्ट देखना है ना। आप हर मर्तबा जब हम कोई फॉरवर्ड स्टेप लेते हैं आप उसको तोड़ देते हैं। प्रधानमंत्री वाजपेयी गए तो आपने कारगिल कर दिया, फिर गए तो फिर मोदी गए तो पठानकोट कर दिया। तो आपका इंटेंशन नहीं है कोई, जी हमको विश्वास हो तो हमको उसमें क्या लेना देना है। तो वो पश्चिमी देशों के लिए वो कहकर आ गए, पर यहाँ नहीं, नई दिल्ली के लिए भी इसमें कोई इशारा, कोई संकेत? मेरा ख्याल अगर कोई इसमें इशारा लेगा तो गलती करेगा, कोई इशारा नहीं है, वो टाइम पास के लिए है ये। जी, उनको ये संदेश देना है पश्चिमी देशों को, तो वो वहां जाकर ये कहकर जाके करेंगे, आप अपनी करें, पेश करें और जो चाहिए ले लें, मिलता है तो। और वरना हम मेरे मुल्क को, हमारे मुल्क को क्या चाहिए? पीस चाहिए ना, वो हमको दे सकते हैं, टेररिज्म बंद कर सकते हैं? नहीं ना, बिकॉज सारा उनका जो इकोसिस्टम है उसी पर निर्भर है। खुद तो अब जूझ रहे हैं टीटीपी से और बलोचियों से और सबसे, तो वो अपना डील करते रहे। जब आप सॉल्व कर लेंगे तो आइए बैठ जाएंगे, बात कर लेंगे। और हमारा
अब फासला भी बहुत बढ़ गया है आपस में। उनका $4 बिलियन है खाते में, वो भी खत्म हो जाएगा। और वो सुशांत सिंह ने बिल्कुल सही बात कही। उसने कहा ये वो जगह नहीं है जहां हम थे 1991 में पाकिस्तान के लिए। ये वो जगह है जहां दिसंबर 91 में रशा था। ये पाकिस्तान की पोजीशन है। तो उनके यहाँ अपने समस्याएं हैं, डील कर लें, एक सरकार ले आए जो आंसरेबल होगी, ना कि फौज आंसरेबल होगी, तो हम बात करेंगे। तब तक ठीक है, चलेगा। बिल्कुल। तो वो एक मजाक के तौर पर ही समझा जाएगा कि अगर प्रधानमंत्री पाकिस्तान के कहते हैं कि हम गंभीरता से, हम सीरियसनेस और सिंसियरिटी से बात करना चाहते हैं, और इस दौरान ये देखिए जो उनकी बहुत ही बुरी आर्थिक स्थिति है इस समय, उससे तो वो जूझ ही रहे हैं। तमाम और जो समस्या के बारे में आपने बात की वो भी है। इस बीच में रशिया के जो एनर्जी मिनिस्टर हैं वो भी पाकिस्तान के दौरे पे हैं, और व्लादिमीर पुतिन ने ये बयान दिया है कि पाकिस्तान जो है हमारा एलाई है, पाकिस्तान को अपना एक दोस्त बताया है, क्योंकि खबर है कि पाकिस्तान जो है रशिया से एनर्जी गैस ये खरीद सकता है। तो यहाँ पे पाकिस्तान कोशिश जाहिर है कि पहले भी की थी रशिया के करीब जाने की, पर वो चीन के साथ एक उस ब्लॉक में मौजूद नजर आ रहा है। अभी ये पुतिन का ये बयान, एनर्जी मिनिस्टर का वहां जाना, पाकिस्तान हो सकता है मार्च में वो सप्लाई शुरू कर दे इन चीजों को। इसके पीछे की क्या सामरिक व्यवस्था है, क्या राजनीति है? मेरा नहीं ख्याल इतनी ज्यादा बड़ी राजनीति है। रशियंस को पैसा चाहिए, उनको तेल गैस बेचनी है, इनके पास है नहीं, तो उधार सुधार दे के ले लेंगे। अब छोटा मोटा डील तो हर एक मुल्क हर एक साथ करता है आजकल जी। तो ये कर लेंगे तो ठीक है, इट्स ऑल राइट। हमको अब उतना घबराने की बात नहीं है। रशियन और इंडियन फ्रेंडशिप अब कहीं नहीं जाएगी, स्थिर है। और अगर वो उनसे डील करते हैं, हम भी तो अमेरिका से डील करते हैं और रशिया से करते हैं। रशियंस ने कभी मना नहीं किया, अमेरिकन मना कर हिचकिचाते हैं, रशियन ने कभी नहीं कहा मत करो दोस्त। तो इट्स ऑल राइट, नेशंस ऐसी खेल खेल। बिल्कुल। अब जैसा आपने कहा सही कि रशिया को जरूरत है, पाकिस्तान को जरूरत है, रशिया को अपनी चीजें बेचनी है, तो ठीक है ये। और रशिया के एनर्जी मिनिस्टर वहां पे है, लेकिन इस बीच जो यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध है उसको लगभग 1 साल हो रहा है। 24 फरवरी को 1 साल हो जाएगा। अगर आप युद्ध को देखें तो वो ऐसा कहीं नहीं है कि किसी भी हम किसी हल की तरफ बढ़े हैं, बल्कि चीजें आगे बढ़ती हैं, पीछे होती हैं। अभी भी देखें तो रशिया ने बताया कि वो एक ताजा हमला जो है वो कर रहा है, एक फ्रेश ऑफेंसिव है जो ज़ैपोरिज़िया उसका इलाका है वहां पे। इस बीच में यूक्रेन की तरफ से दबाव है तमाम सहयोगी देशों पर कि आप हमें ज्यादा असला दें, एम्यूनिशन दें, टैंक दें। तो रूस और यूक्रेन की जो जंग है, पहले तो मैं इसके ऊपर समझना चाहूंगी कि वो तमाम कोशिशों के बावजूद कहां पहुंची है। उसके बाद हम जर्मनी और दूसरे एलाइज पे आएंगे कि क्या वहां पे और ज्यादा मदद दे सकते हैं ये देश, क्योंकि जर्मनी का रुख अलग है। जी जी, एक दो चीजें पहले मैं जरा जिक्र कर लूं जी, कि ये युद्ध यूक्रेन और रशिया का नहीं है, ये असल में युद्ध अमेरिका और रशिया का है। यूक्रेन तो प्यादा है और उसके सोल्जर्स, उसके पॉपुलेशन मर रही है, उसी की टेरिटरी में सब कुछ हो रहा है, और बाकी मुल्क उन्हें असला और पैसा दे रहे हैं। और यही मुल्क कहते हैं कि आप दोस्ती ना करें, और जो डिमांड्स रखते हैं ना कि आप अगर दोस्ती करनी है तो रशिया को क्राइमिया भी छोड़ना पड़ेगा, फिर समझौता होगा। इसका मतलब है नो डील। और किसी को ये एस्टिमेशन नहीं था कि ये इतना लंबा चलेगा। मेरे ख्याल में पुतिन को भी नहीं था कि इतना लंबा चलेगा ये वॉर। पर
फिर आजकल खबरें आ रही हैं अखबारों में ज्यादा वेस्टर्न, हमको सिर्फ वेस्टर्न सोर्सेज से खबर मिलती है। रशियन सोर्सेज तो हम तो किसी को रशियन तो आती नहीं, हम तो अंग्रेजी अखबार पढ़ लेते हैं, उन्हीं के असेसमेंट पढ़ लेते हैं, कहते हैं रशिया मर गया। जी, वेस्टर्न नैरेटिव चल रहा है। तो अब ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन किस चीजों पे है कि जी पुतिन मरने वाला है, उनकी इकोनॉमी डूबने वाली है, not on the war per se, because war is not going in Ukraine's favor. आप पहले तो कह दिया कि रशियन आर्मी बड़ी बेकार है, बड़ी इंफीरियर है, ये है वो है, कुछ नहीं हुआ, 1 साल हो गया। उसकी जो रेजिलियंस है ना रशियन की, वो अंडर एस्टिमेट कर गए सब लोग। इट्स अ बिग कंट्री, जो उसके नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसी पे जी सकता है, ऑयल, मिनरल्स, एग्रीकल्चर। सो इट कैन बी कंसिडर्ड कि ये सेल्फ सफिशिएंट है बहुत चीजों में। सो इनको वैसी जरूरत नहीं है जैसे यूरोपियंस को है। यूरोपियंस को गैस चाहिए, यूरोपियंस को सिक्योरिटी चाहिए, मार्केट्स चाहिए। तो जर्मनी क्यों बगला गया है? उसको मालूम है कि ये अगर मैं लेपर्ड टैंक भेजूंगा तो इन्होंने तो मेरे को तहस नहस कर देना। उसने कहा ना कि यू डोंट फाइट न्यूक्लियर पावर विद लेपर्ड टैंक्स। तो ये जो दबाव है जर्मनी के ऊपर, आपने जर्मनी की बात की, तो ये जो पूरा एलाइज का एक समूह है, यूरोपीय देश है, इसमें अमेरिका है। जर्मनी ने ये भी कहा है कि अमेरिका अपने टैंक भेजे। अब लेपर्ड टैंक के दबाव है तो जर्मनी भेजना नहीं चाहता। जिन देशों के पास, यूरोप के कई देश हैं जहां पर ये लेपर्ड 2 टैंक्स हैं, उनके ऊपर भी रुकावट लगाई हुई है जर्मनी ने कि आप ना भेजें। तो ये जो रिलक्टेंस है, ये जो एक जर्मन हम कह सकते हैं सूझबूझ या प्रैग्मेटिज्म है, एक उसका भी नमूना है। और जर्मनी इसको बहुत बढ़ावा नहीं देना चाहता, एस्केलेट नहीं करना चाहता वॉर को। ये अगर सही कह रही हैं। जर्मनी कहता है, मेरे जो जहन में लगता है कि कोई इसमें सोल्यूशन निकालना चाहिए। भाई 1 साल हो गया, एक विंटर तो हमने निकाली, अगली विंटर कैसे निकालेंगे? अगर यही रवैया रहा, यही सैंक्शंस रहे, इस तरह से करते रहे। और वैसे भी सैंक्शंस में क्या हुआ है, रशियन रिजर्व्स हैव गॉन अप द लास्ट महीनों में। तो काय का सैंक्शन है सिवाय इसके कि आपने अपने एलाइज को ही तंग कर मारा? नहीं, सही बात है, जो एलाइज हैं वो भी परेशान है इस समय। तेल गैस चाइना को और हमें बेच के, और हमने भी आगे बेच के अपना ठीक कर लिया काम, इनको मुश्किल में डाल दिया। सो ये परसुएंस ऑफ ए वन साइडेड पॉलिसी जो मेरे जहन में कि ये 2014, 2008 क्या 1991 से ले लीजिए, जब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बेकर ने कहा था आफ्टर कोलैप्स ऑफ सोवियत यूनियन कि नेटो 1 इंच आगे नहीं बढ़ेगा ईस्टवर्ड, तब कहा था। फिर बार बार लोगों ने कहा कि मत जाइए, बार बार पुतिन ने कहा यूक्रेन में मत आइए, यूक्रेन में मत आइए, मेरा दिस इज माय रेड लाइन। नहीं माने तो अब कहते हैं कि तूने अटैक किया। उसने किया, टेक्निकली स्पीकिंग ये अटैक फर्स्ट, आपने उसको प्रोवोक कर करके ले आए जी। अब एग्जिट पॉलिसी क्या है? रशियंस जिस मुल्क ने सेंट पीटर्सबर्ग की लड़ाई करी थी पानी और ब्रेड के साथ, 3 अगेंस्ट नाज़ीज, रशियन ने वैसी लड़ाई लड़ी। ये वही लोग हैं।
इस समय जो आपने सैंक्शंस की बात की विक्रम सूद साहब, कि सैंक्शन से हुआ क्या, जो एलाइज हैं उन्हीं के ऊपर और मुसीबत है। सही बात है कि यूरोप के कई देश जो हैं इस बहुत बढ़ी हुई एनर्जी प्राइसेस से जूझ रहे हैं, गैस की किल्लत से जूझ रहे हैं। इस समय एक और सैंक्शन की मैंने देखा कि एक और सैंक्शन एक तरह का लगाया अमेरिका ने, कि जो रशिया का जो वैगनर ग्रुप है उसको इन्होंने ट्रांसनेशनल क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया है, जिससे कि रशिया पे एक और प्राइवेट रशियन आर्मी जो वहां लड़ रही है यूक्रेन में, उस पर दबाव बढ़ता है, जिसमें शायद 50,000 फाइटर हैं और कहते हैं कि 80% उसमें से वो लोग हैं जो जेलों से निकाले गए हैं। तो ये इसको ट्रांसनेशनल टेरर ऑर्गेनाइजेशन घोषित करने से क्या उस प्राइवेट आर्मी पे या रशिया की इस लड़ाई पे कोई असर दिखता है आपको? मेरे ख्याल में ये तो सिंबॉलिक हो जाते हैं। आप आपने कितने ही सैंक्शन लगा लिए टेररिज्म पे, यूनाइटेड नेशंस में जाके पाकिस्तानी टेररिस्ट वगैरह पे, कुछ फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ता है इसमें। तो ये आप अपने लोगों को, वो लोग कहते हैं कि तुम्हारी लिबरेशन आर्मी है, आप सैंक्शन लगा लीजिए। क्या सैंक्शन लगाएंगे? असला तो मैं ही दे रहा हूं, असला और पैसे तो रूस ही दे रहा है ना, ये तो नहीं दे रहा है कुछ। तो जी क्या होगा? उनको पकड़ लेंगे, नूरनबर्ग टाइप ट्रायल करा लेंगे, और क्या करेंगे? तो these are all जेस्चर्स हैं, दिखावे के लिए। और जर्मनी पे किस तरह का इस समय हम देख रहे हैं कि छोटे देश भी, लातविया, एस्टोनिया और देश जो ये हैं, ये काफी क्रिटिसाइज कर रहे हैं जर्मनी को, इसको लेकर बयान जारी किए हैं, और काफी बैकलैश है जर्मनी के खिलाफ कि जर्मनी साथ नहीं दे रहा, और जर्मनी की वजह से और यूक्रेनियन जो है वो मारे जाएंगे। जितना डिले हो रहा है वहां पे टैंक भेजने में या एम्यूनिशंस, तो अमेरिका भेज ही रहा है इसराइल से भी अपने स्टॉक पाइल से लेकर। अगर आप एम्यूनिशन भेजेंगे तो कैजुअलिटीज तो होंगी। टैंक्स भेजेंगे तब भी तो कैजुअलिटीज ही होंगी। सिर्फ ये है कि कैजुअलिटीज के हिसाब से फिर राशंस की होनी चाहिए, यूक्रेन की नहीं होनी चाहिए। तो ये दिस इज अ डिविजन विद इन यूरोप। हम, मुझे खास उसमें वो नहीं है कि मतलब इतनी नॉलेज नहीं है कि इनकी एस्टोनिया और लिथुआनिया, लाटविया के, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि हमेशा से ही देवर एंटी राशन। तो इस समय ये कह सकते हैं कि जो एलाइज हैं जो यूक्रेन के साथ थे, उसमें बहुत एक बंटवारा दिख रहा है। हाँ, वो साफ मेरे को लगता है बंटवारा है। चैंपियन जो है, सपोर्टर तो ब्रिटेन है। जर्मनी इज कूल और ल्यूकवार्म। France, I think, is midway. They say we should emerge stronger, और ये लड़ाई गलत है, Russia has to be defeated. तो ठीक है, those are statements. जी. But I feel that there is a division within Europe के इस लड़ाई को कहाँ लेके जाना है। जी बिल्कुल, 1 साल हो रहा है अब इसको, और एक बंटवारा दिख रहा है यूरोप के अंदर कि ये लड़ाई खत्म कैसे होगी। कोई एग्जिट पॉलिसी नहीं दिखाई दे रही है इसकी, और लड़ाई जो है रूस यूक्रेन के बीच में जारी है, जिसका असर पूरी दुनिया में है। एक छोटा सवाल और इसके पहले कि गोलमेज का ये एपिसोड हम रोकें, कि चीन जो है यहाँ पे हम अगर देखें तो जो टकराव भारत के साथ, जिस तरह के क्लैशेस हुए, या जो रशिया यूक्रेन जंग है उसमें चीन का रोल, या अमेरिका चीन का जो टकराव लगातार रहा है, सेक्रेटरी ब्लिंकन वहां पे जाने वाले हैं, इन सबको देखते हुए इस समय चीन के ऊपर आपकी क्या टिप्पणी रहेगी? चाइना को 2022 में एक झटका पड़ा, कोविड का रिएक्शन हुआ, और उसके बावजूद शी जिनपिंग ने जो सऊदी अरेबिया में विजिट करी ना दिसंबर में, सऊदी के साथ, सुनाई दे रहा? जी जी। हाँ, सऊदी अरेबिया को जो विजिट करी और उसमें जो समझौते हुए हैं, काफी
वाइड रेंजिंग है। और अब तो बात ये भी हो रही है कि युआन पेट्रो युआन बनेगा शायद, और उससे अमेरिका को धक्का लगेगा, बिकॉज पेट्रो डॉलर की जब अहमियत कम हो जाएगी तो पेट्रो युआन बनेगा, तो चाइनीज विल गेट द अपर हैंड देयर इन पर उनकी इकोनॉमी अपनी स्लो डाउन हो रही है जी। और उनके जो BRI के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं लैटिन अमेरिका वगैरह में, सुनने में आया है कि वो भी नाकामयाब हो रहे हैं। पाकिस्तान की CPEC भी कुछ खास नहीं ठीक चल रही, क्योंकि बलोचियों और ये सब ने डिस्टर्बेंसेस क्रिएट करी हैं। सो इट्स अ मिक्स्ड बैग फॉर चाइना एंड हमारे साथ तो उनका दोस्ती तो कागज पे ही है, ट्रेड होती रहती है, पॉलिटिकली समझौता नहीं होता बाउंड्री पे, और ये ऐसा ही चलता रहेगा कुछ दौर और। ये चीन के साथ जो हमारे रिश्ते हैं और जो उसमें कभी उतार चढ़ाव लगातार रहता है, वो वैसे ही चलेगा। रूस और यूक्रेन के बीच जंग चली रही है, निकलने का रास्ता कोई दिख नहीं रहा है, और इस बीच सुलह को लेकर भी एक तरह का बंटवारा यूरोप के अंदर ही है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे आंकलन के लिए विक्रम सूद जी। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया आपका इस एपिसोड में गोलमेज के। धन्यवाद।